गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी एंड रिसर्च चैनल में। और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो करेंगे हम एंशियंट हिस्ट्री पे। तो देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ वीडियो अपलोड करने में मुझे इनरेगुलरिटी भी हो जा रही है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मैं रेगुलर वीडियो आपके लिए नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द हम रेगुलर शेड्यूल में अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकें। और लाइव क्लास की जहाँ तक बात है वो हम केवल अभी सैटरडे को ही करेंगे। तो अगर लाइव क्लास में आपको जुड़ना है तो आप सैटरडे को जुड़ सकते हैं। टाइमिंग रहेगी 4 PM की। तो चलिए अपने स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है और आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सीरीज़ है ये 48 वीडियो है। इस तरह के बहुत से वीडियो अपलोड किए गए हैं और इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज स्टडी करना चाहते हैं एंशियंट हिस्ट्री की तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो आज हम 48 वीडियो पर आ गए हैं एंशियंट हिस्ट्री के। तो श्रवणबेलगोला स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? अभी तक तो सभी को लर्न हो गया होगा। ये स्थित है कर्नाटक में। और ये ध्यान रखिए, ये प्रैक्टिस सेट डी चल रहा है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी हम सॉल्व कर चुके हैं। सॉरी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 का ये प्रश्न रहा है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार के लिए गद्दी छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मेगास्थनीज मौर्य के स्थान में ब्लैंक के रूप में आया था। तो ये किसके स्थान पर मेगास्थनीज आया था? ये आया था सेल्यूकस का राजदूत बनकर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। DSSB PGT 2019 का ये प्रश्न रहा है। निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना किसका क्रम सही है? तो जो क्रम सही हो रहा है उसी को हमें चूज करना है। यहाँ हमारा जो क्रम सही बैठेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानिक, द्रोणमुख, कवर्तिक और संग्रहण। मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड रूप निम्न था। सबसे पहले था साम्राज्य, दूसरा था प्रांत और तीसरा था आहार या विषय। चौथा हो जाएगा स्थानीय 800 ग्रामों का समूह, स्थानीय द्रोणमुख जो कि 400 ग्रामों का समूह। छठा था खरवर्तिक संग्रहण। तो यहाँ पर संग्रहण तक 7 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रूपदर्शक शब्दावली निम्न में से किससे संबंधित है? रूपदर्शक ये था मुद्रा इंस्पेक्टर। मुद्रा इंस्पेक्टर था। KVS TGT 2018 का प्रश्न रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य काल तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। तो यहाँ पे सूची सुमेलित करना है।
यहाँ पे सूची हमें सुमेलित करना है। चलिए सीधे सही उत्तर पर आ जाते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन में कह रहा है सूची 1 के पदाधिकारियों को सूची 2 के विभागों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ओके, तो इसको सुमेलित करना है हमें आपस में। चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले है आंकड़ा अध्यक्ष। आंकड़ा अध्यक्ष हो जाएंगे खनिज विभाग का अध्यक्ष आंकड़ा अध्यक्ष कहलाता है। कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष हो जाएगा वन संपदा का अध्यक्ष कुप्याध्यक्ष कहलाता है, नंबर 2 से हो जाएगा। पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष हो जाएगा वाणिज्य विभाग से। और पौतवाध्यक्ष हो जाएगा माप तौल का विभाग का अध्यक्ष पौतवाध्यक्ष। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का स्वरूप केंद्रीय था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 विभागों और उसके प्रमुख की चर्चा की है, जिसमें खनिज विभाग के अध्यक्ष को आंकड़ा अध्यक्ष, वन संपदा के अध्यक्ष को कुप्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष और माप तौल विभाग के अध्यक्ष को पौतवा अध्यक्ष कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 800 ग्रामों की स्थानिक होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासन को 8 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो साम्राज्य, दूसरा प्रांत या आहार या विषय कहलाता था। इस पे स्थानीय में 800 ग्रामों का समूह आता था। द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह था और खरवटिक 200 ग्रामों का समूह था। संग्रहण 100 ग्रामों का समूह तथा ग्राम जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था। तो रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था प्रतिवेदक। मौर्य प्रशासन में सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए अलग अलग विभाग के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। मौर्यकालीन अधिकारी एक नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी, युक्ति, रज्जुक के अधीन राजस्व अधिकारी, रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी, इसे राजस्व अधिकारी भी अधिकार भी प्राप्त था। प्रतिवेदक जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी या रिपोर्टर, जैसा कि अभी क्वेश्चन में था। और प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। रूपदर्शक सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। स्थानिक होता था, ग्रामों से भू राजस्व वसूल करने का कार्य ये करता था। मेगास्थनीज के अनुसार एरेस्ट मोई मौर्य प्रशासन में निम्न में से क्या था? निम्न में से ये क्या था? ये था यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया है, तो चलिए इससे अलग से हम समझ लेते हैं। इसमें ऑप्शन में उत्तर नहीं है, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया। उसके अनुसार एरेस्ट मोई नगर प्रशासन का प्रमुख होता था। जो नगर प्रशासन था उसका प्रमुख कहलाता था एरेस्ट नोमोई। इसे नगरक पुरमुख भी कहते थे। पुरमुख या नगर प्रशासन के बारे में पूछता है तो एरेस्ट मोई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एरेस्ट एग्रोनोमोई
ध्यान रखिएगा, एरेस्टमोई और एग्रोनमोई, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्रोनमोई कौन थे? ये होता था जिले के अधिकारी को एग्रोनमोई कहा जाता था। जिले का प्रमुख आहारपति था जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनमोई कहा था। यह सड़क निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी होता था। सीरिया का राजदूत डाइमेकस किस मौर्य शासन के दरबार में आया था? तो डाइमेकस आया था बिंदुसार के समय में। सीरिया के शासक एंटियोकस में मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार के अमित्रघात भी नाम कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेस्टस के नाम से पुकारते थे। तो ध्यान रखिएगा, बिंदुसार, अमित्रघात और अमित्रोचेटस भी इसका नाम दिया जाता है। मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? मौर्यों के समय समाहर्ता का जो प्रमुख कार्य होता था वो था राजस्व का संग्रहण। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रशासन को चलाने के लिए विभागों में बांटा गया था। इसके मौर्यकालीन जो उच्च अधिकारी होते थे उसे तीर्थ कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कुल तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है। इसमें एक समाहर्ता तीर्थ होता था जिसका कार्य राजस्व विभाग की देखभाल करना था। यह आधुनिक वित्त मंत्री के समतुल्य था। श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्रेष्ठिन जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है श्रेणी के अध्यक्ष के लिए। श्रेणियों के संगठन के सर्वोच्च के श्रेष्ठिन या सेठिटी ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। यह प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप पॉज करके भी इसे रीड कर सकते हैं। ये संगठन मौर्य साम्राज्य में रहते थे। व्यापारियों के श्रेणियों के प्रधान का सार्थवार कहा जाता था। मेगास्थनीज ने जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों के रूप में किया था। इन जातियों में किसान की संख्या सर्वाधिक थी। किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों के संदर्भ को संदर्भित किया है? फिर से एक बार रीड कर रही हूँ। किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? तो ये संदर्भित किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मिलता है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों का वर्णन किया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मुद्रा जालसाजों से आशय है नकली मुद्रा जारी कर उसका प्रचलन कराना, जिसमें बाजार में अव्यवस्था फैलाई जा सके। तो मुद्रा जालसाजों का जो पहली बार उल्लेख मिलता है वो हमें मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो था इसका नाम था प्रदेष्ठा। मौर्य के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश जो था वो कहलाता था प्रदेष्ठा। राज्य तथा नगरों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। ये फौजदारी अदालतें थी। प्रदेष्ठा को फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय में मारपीट, हत्या, चोरी आदि के मामलों को निपटाया जा सकता था।
मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। अभी हमने इसे रीड किया था, आप भी चाहें तो उत्तर देने का प्रयास करें। ये था सिक्कों का परीक्षक। लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनवाते थे तो उसे राज्य को ब्याज, रूपिका और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य काल तक आते आते व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग। विष्टि बेगार करेक्ट है। कर जो होगा, कर हो जाएगा महसूल से, प्रणय हो जाएगा आपात कर से। प्राचीन काल में भूमि कर को भाग कहा जाता था, शेष युग्म सही है। तो भूमि कर होगा इसका उत्तर। विष्टि बेगार, भाग, भूमि कर, कर महसूल और प्रणय आपात कर। मैगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त तो हो चुकी है, किंतु इसके अंश किस यूनान एवं रोम ग्रीक के लेखों में, कृतियों में बचे हैं? तो हमें यहाँ पे कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तुम्हारा उत्तर होगा प्लिनी द एल्डर, डायोडोरस सिकुल्स और स्ट्रॉम्बे। टेसियस हटा देंगे और सारे के सारे ऑप्शन होंगे जिसमें हमें इंडिका पुस्तक जो लुप्त हो गई है उसके अंश हमें इसमें मिलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मैगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश हमें यूनान एवं रोम के लेखों की कृतियों में बचे हैं। ये लेख प्लिनी द एल्डर, डायोडोरस सिकुल्स तथा स्ट्रॉम्बे में मिलते हैं। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृतियों के विषय में लिखा था। इंडिका वस्तुतः यूनानियों द्वारा भारत के संबंध में प्राप्त ज्ञान राशियों का सबसे अमूल्य रत्न है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगी जो न्यू व्यूवर हैं कि मैंने यहाँ पर इस चैनल पर पीजीटी, टीजीटी और एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर भी प्रोवाइड किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर अगर इन विषयों की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओल्ड पेपर की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें ताकि सही दिशा में आपकी तैयारी हो सके। और किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके ओल्ड पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो चलिए, इसमें वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ और ये सीरीज़ सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो लोग भी नेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, तो उन सभी के लिए इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद का सुझाव देती है? तो नगद का सुझाव देने वाली पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र मौर्य शासन पद्धति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सर्वप्रथम अधिकारियों को नगद वेतन देने का सुझाव दिया गया। इस पुस्तक के अनुसार उच्च स्तर के अधिकारियों को 48,000 पर्ण तथा सबसे निम्न स्तर के कर्मचारियों को 60 पर्ण देने का मिलता है, उल्लेख हमें मिलता है। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया? वो कौन सा अभिलेख है? तो वो अभिलेख हो जाएगा हमारा चतुर्थ स्तंभ लेख। अशोक ने अपने चतुर्थ अभिलेख
थे में कहा है कि आज मेरी यह आज्ञा है कि जिन लोगों को मृत्यु दंड की सज़ा दी गई है उन्हें 3 दिन की और मोहलत दी जाए। इसी अभिलेख में अशोक ने कहा कि मेरे रज्जुक लाखों व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्कों के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? इसको हमने अभी भी सॉल्व किया था, तो उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ हमारा उत्तर बन जाएगा लक्ष्मणाध्यक्ष। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा तथा टकशाला का अध्यक्ष तथा पण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, जबकि सर्वागीण राज्य के प्रधान आभूषण व्यापारी होते थे और अक्षपटलाध्यक्ष भू राजस्व आलेख विभाग का अधीक्षक होता था। निम्न में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? तो पांड्य का उल्लेख हमें मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राजाओं का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य की सभा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था। भारत का निम्न में लिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु नहीं थे, कश्मीर था। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के वर्तमान प्रांत केरल तथा तमिलनाडु मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने अपनी दक्षिण सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी के नाम बताते हैं। ये सभी तमिल राज्य थे तथा इसके साम्राज्य के बाहर थे। चोल राज्य में तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली तथा तंजौर का क्षेत्र था और पांड्य राज्य में मदुरा, रामानंद तथा तिरुनेलवेली के जिले सम्मिलित थे। केरलपुत्र राज्य के में दक्षिण मालाबार क्षेत्र था। सत्यपुत्र की पहचान संदिग्ध है। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारी का सही आरोही क्रम हमें बताना है, मतलब चढ़ते हुए क्रम में। इसमें जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रादेशिक, रज्जुक और लास्ट में युक्ति। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारी का सही आरोही क्रम था प्रादेशिक, रज्जुक, युक्ति। प्रादेशिक शेष दोनों अधिकारियों से वरिष्ठ होता था। प्रादेशिक तथा रज्जुक अपने कार्यों को युक्ति नामक अधीक्षक अधिकारी से सहायता प्राप्त करते थे। प्रादेशिक मंडल प्रधान अधिकारी होता था। रज्जुक आधुनिक बंदोबस्त अधिकारी की तरह होते थे। युक्ति राजस्व वसूल करते थे तथा उनका लेखा जोखा रखते थे। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था, इसका नाम सभी को पता होगा, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी क्षत्रप सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक दूत भेजा था जिन्होंने 14 वर्ष तक यहाँ निवास कर अपनी प्रसिद्ध कृति इंडिका की रचना की, जिसमें मौर्य वंश के संपूर्ण वृत्तांतों का एक समावेश है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? ये थे कृषि के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता अध्यक्ष कहा जाता था, जबकि राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष था। ऐसी भूमि पर दासों, कैदियों तथा कर्मचारियों द्वारा कृषि कराई जाती थी। और हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी
का नाम था। तो इस अधिकारी का जो नाम था वो था समाहर्ता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। यहाँ मैं आपको प्लेलिस्ट वॉच करा रही हूँ, आप प्लेलिस्ट देखकर अपनी पसंद का वीडियो देख सकते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। तो अगर आप ओल्ड पेपर के माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ विज़िट ज़रूर करें। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कुछ वीडियोज़ पर आपको आई बटन भी मिल जाएंगे, लेकिन सभी वीडियो पर आई बटन मैंने सेट नहीं किया है समय अभाव के कारण। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेंगे तो जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सकेगा। तो ओके फ्रेंड्स, कोशिश करूँगी कल मिलते हैं, और टेक केयर एंड बाय बाय।